हेलो बच्चों। तो आज हम इज मैटर अराउंड अस प्योर का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। इसके अलावा हमने कुछ सेपरेशन टेक्निक्स भी डिस्कस की थी, जिनमें से हमारी इवेपोरेशन थी, ठीक है। और हमने टिंडल इफेक्ट को डिस्कस किया था। एक सेपरेशन टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन थी, चर्निंग थी, यानी कि दैट मीन्स हाउ कैन वी सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। आज हम कुछ और सेपरेशन टेक्निक डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो करंटली टॉपिक रहेगा सेपरेशन टेक्निक्स रहेंगे कुछ, उसमें से सबसे पहले है सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशंस, हाउ टू प्योरीफाई वाटर्स, यानी कि वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, एंड हाउ टू सेपरेट एयर कंपोनेंट्स है। हमने पढ़ा था ना कि एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। बेसिकली इसमें क्या होती है, 78% नाइट्रोजन होती है और 21% क्या होती है, जो ऑक्सीजन होती है, एंड 1% जो होती है अदर गैसेस हैं। सो हाउ विल वी ऑब्टेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द एयर। क्या पढ़ा था, एयर हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हमारी। हाँ जी, सबसे पहले हमारा हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसको एज ए क्वेश्चन के तौर पे भी लिख सकते हो क्या, कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, या फिर हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कैम्फोर एंड साल्ट, या हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंथ्रासिन बाल फ्रॉम द सॉल्ट्स। तो देखो इसको चार क्वेश्चंस के तौर पे देख सकता हूँ। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, साल्ट को अमोनियम क्लोराइड से, ठीक है ना, कैम्फोर को साल्ट से, ठीक है, नेफ्थलीन बाल को साल्ट से, या फिर एंथ्रासिल बाल को साल्ट से। अब सब में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, पहले में भी सोल्ट है, सोल्ट है, सोल्ट है, सोल्ट है। अब सोल्ट जो होता है हमारा जनरली उसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है। दैट मीन्स इसको हीट करेंगे तो डायरेक्टली आपका सॉलिड से गैस स्टेट में नहीं चला जाएगा। याद करो फर्स्ट चैप्टर में हमने सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ा था। सब्लिमेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू इट्स वेपर स्टेट, ठीक है। सोल्ट का बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उसको तो हम डायरेक्ट जनरली आप डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। बट ये जो इसके अलावा साल्ट्स के अलावा जो लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ है, पहले एग्जांपल में अमोनियम क्लोराइड जो क्या होता है NH4Cl, ठीक है। सेकंड में लिखा है कैम्फर बाल्स, जो आपने कपूर की गोलियां देखी होंगी व्हाइट व्हाइट कलर की, स्लाइड में भी डाल रखी है, मैंने दिखा दूंगा, ठीक है। नेफ्थलीन और एंथ्रासिन बाल, ये चारों के चारों चीजें होती हैं सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। दैट मीन्स अगर इनको आप हीट करोगे दे विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली, वेपर्स बन जाएंगी, ठीक है। तो जैसे हमारा मिक्सचर होगा, सॉल्ट होगा उसमें, और इनमें से कोई चारों में से कोई, मान लिया कपूर की गोली है, ठीक है, ये हमारी कैम्फोर बॉल है, तो इसका मिक्सचर है। मिक्सचर को जैसे ही गर्म करेंगे तो कपूर की गोली जो कैम्फोर है वो तो जनरली क्या हो जाएगी, आपकी वेपर शेड में चली जाएगी, और साल्ट क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो हमने मिक्सचर में से जो जो जिन जिन चीजों का मिक्सचर था दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो मेथड का नाम क्या है, सब्लिमेशन से। सो द मेथड यूज टू सेपरेट दीज अबो मेंशन्ड मिक्सचर इज सब्लिमेशन। याद रहेगा, सब्लिमेशन क्या करते हैं हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने डाल रखा है ये अमोनियम क्लोराइड होता है, ये अमोनियम क्लोराइड का पाउडर है। इस अमोनियम क्लोराइड के पाउडर में क्या होता है, जनरली जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, और ये सब्लिमेबल होते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में चले जाएंगे ऑन हीटिंग। ये हमारे कपूर की बाल्स आपने देखी होंगी, मम्मी को रखते हुए देखा होगा, संदूक में कपड़े रखती हैं पुराने सर्दियों के, तो उसमें रखती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि रखती तो हम गोलियां हैं, लेकिन बाद में कुछ रेजिड्यू नहीं मिलता है, तो दैट मीन्स वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ये डायरेक्टली कौन सी स्टेट में चला गया, वेपर स्टेट में, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो कैसे करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस को, आपको फिगर आनी चाहिए। देखो नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे हमारा ये बर्नर लगा हुआ है, ठीक है। इधर क्या है, इधर हमने चाइना डिश, चाइना डिश क्या होती है, एक टाइप की आपकी जो डिश होती है, डिश खाने वाले डिश नहीं, डिश की बात नहीं कर रहा, यानी कि एक प्लेट टाइप की, यानी कि एक हमारा कंटेनर होता है, ठीक है ना, जो मिट्टी का बना होता है, इसे चाइना डिश बोलते हैं इसको। इसमें क्या ले लिया हमने, मिक्सचर ऑफ द अमोनियम एंड अमोनियम क्लोराइड या साल्ट, कोई भी मिक्सचर है, ऊपर चारों जो मेंशन किए थे, अमोनियम क्लोराइड साल्ट हो सकता है, नेफ्थलीन बाल साल्ट हो सकता है, एंथ्रेसिन बाल साल्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका दो थर्ड रहेगा कैम्फर बाल्स, फोर्थ रहेगा कैम्फर बाल्स एंड सॉल्ट हो सकता है। तो मिक्सचर को ले लिया हमने, ठीक है, चाइना डिश में। इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल, फनल जो कांच
जनरली फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ पर क्या है, उसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, चाइना डिश पे ऐसे रख दिया, ठीक है, जैसे दिखा रखा है फिगर में, ऊपर से इसके कॉटन प्लग लगा दी, ठीक है। तो जैसे इसको हीट करते हैं, अब हमारा अमोनियम क्लोराइड तो कैसा सब्सटेंस है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है, दैट मींस इट विल डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड टू गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, यहाँ पर होकर क्या हो जाएगा, वो ऊपर आके इसकी वेपर डिपोजिट हो जाएंगी, और वेपर्स का धीरे धीरे ठंडा होंगे तो क्या बन जाएंगी, वो कंडेंसेशन प्रोसेस से वापस से सॉलिड बन जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड यहाँ आ जाएगा और सॉल्ट हमारा यहाँ रह जाएगा, ठीक है। इस फनल को हम हटा लेंगे, चाइना डिश में तो क्या रह जाएगा, सोल्ट रह जाएगा, और फनल की जो वाल्स हैं, दीवार है, उन पर क्या रह जाएगा, हमारा अमोनियम क्लोराइड। उसको स्क्रैच करके हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से, सब्लिमेशन प्रोसेस से हम एक सब्लिमेबल और नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, सब्लिमेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस व्हिच डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर्स ऑन हीटिंग विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, यानी कि ऐसी चीजें जो डायरेक्टली किस में चली जाएं, आपकी वेपर स्टेट में चले जाएं, विदाउट गोइंग टू द किसमें, लिक्विड स्टेट में। सो सब्लिमेबल सब्सटेंस डू नॉट, और जो आपके दूसरे नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, वेपर्स नहीं बनाते, जैसे सोल्ट आपका। सो सब्लिमेशन technique is used to separate a sublimable volatile component from a non volatile impurities, यानी कि non sublimable impurity। अब यहाँ पर देखो, ध्यान रखना आपको, मान लो दोनों ही नॉन सब्लिमेबल होते, यानी कि सोल्ट होता और एक और दूसरा कोई सोल्ट होता, तो क्या उनको इस टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हैं, नहीं। टेक्निक की, यानी कि जो सेपरेशन टेक्निक है सब्लिमेशन, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम तभी सेपरेट आउट कर सकते हैं मिक्सचर को, एक सब्सटेंस तो हमारा सब्लिमेबल होगा और दूसरा सब्सटेंस कैसा होगा, हमारा नॉन सब्लिमेबल। दैट मींस वन सब्सटेंस शुड बी लाइक दैट, साल्ट होना चाहिए जो नॉन सब्लिमेबल होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो तो हमारा चाइना डिश में रह जाएगा, और दूसरा कैसा होना चाहिए, सब्लिमेबल। जनरली आपको सब्लिमेबल में यही मिलेंगे, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर बाल्स, नेफ्थलीन बाल्स एंड एंथ्रासिन बाल्स, ठीक है, याद रह जाएगा। So one component which is the sublimable directly changes to the vapor state leaving behind the other component है। तो एक तो हमारा वेपर स्टेट में चला जाएगा गर्म करते ही, दूसरा कहाँ रह जाएगा, हमारा नीचे चाइना डिश में। So two components are easily separated, one is obtained in the separating funnel and other is obtained in China dish, ठीक है, आपको याद रखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं आप कॉपी में, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। डाई क्या होती है, अच्छा पहले तो इंक का तो पता है आपको, जबकि बाल पेन वाली इंक होती है और जो फाउंटेन पेन वाली इंक होती है, जनरली कैसी होती है, वो आपको जो ब्लू कलर की दिखती है, या फिर और भी कई सारी चीजें होती है इसमें, तो याद रहे वो सिंगल कंपोनेंट नहीं होती है। देखो पहले एक टेक्निक आई थी, अगर याद हो तो आपको, कि डाई जो आपकी इंक में होती है, फाउंटेन पेन वाली इंक में, तो डाई को, इंक को, जो डाई है इंक में से कैसे अलग कर सकते हैं, तो इवेपोरेशन पढ़ना था आपने। इवेपोरेशन में क्या देखा था, जैसे इंक को आपने गर्म किया तो जो सोलवेंट था वाटर, वो तो इवेपोरेट होकर चला गया था, और आपका जो वाच ग्लास में क्या बच गई थी, कलर डाई बच गई थी। अब यहाँ पर क्या है, ये दूसरी चीज है, यहाँ पर क्या करना, हमें इंक में जो कंपोनेंट होते हैं उसको अलग करना है, यानी कि डाई के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। याद रहे, जो इंक होती है हमारी, चाहे वो ब्लैक कलर की हो चाहे वो ब्लू कलर की हो, सिंगल कंपोनेंट नहीं होता, उसमें 2 और मोर कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। सो द ब्लैक और द ब्लू इंक इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस डाइज एंड वाटर एक्ट एज द सोलवेंट, यानी कि पानी में एक से ज्यादा कलर्ड डाई डिजोल्व होती हैं, ठीक है, और उन डाइज को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है ना। मान लो एक ब्लू कलर की है, लेट्स सपोज मान लिया हमने, एक ब्लू कलर की है, एक ब्लैक कलर की है और एक रेड कलर की है, तो तीनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। टेक्निक का नाम क्या है, क्रोमैटोग्राफी। क्या बोला, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। So the water acts as the solvent and dye is the solvent. So how can we separate the component of a ink? कैसे सेपरेट कर सकते हैं, चलो देखते हैं। टेक्निक का नाम बता दिया मैंने, क्या होता है, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखो, आप ये देखो, ये हो गया हमारा सेटअप है, क्या है इसमें, अगर आप देखोगे ध्यान से देखना, ये वाला, ये क्या है, ये हमारा है फिल्टर पेपर लगा दिया यहाँ पर, ये वाला पूरा का पूरा क्या लगा दिया हमने, फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर का टुकड़ा लगा दिया। अब फिल्टर पेपर के टुकड़े में आपने एक इंक का स्पॉट लगा लिया। पहले एक पेंसिल से एक लाइन खींच लोगे ऐसे करके, पेंसिल से लाइन खींच ली, और जहां पर पेंसिल से लाइन खींची है, वहां पर एक इंक की क्या डाल दोगे आप, ड्रॉप डाल दोगे आप, ठीक है। और अब इंक से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको आप क्या कर दोगे, नीचे वाला सॉरी, पानी में डुबो दोगे,
ठीक है, पानी सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। जैसे आप पानी में डुबोगे, ठीक है ना, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जो है इंक ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, उसमें आप देखोगे कुछ कंपोनेंट तो यहाँ बचते हैं, कुछ ऊपर चले गए, कुछ ऊपर चले गए, और कुछ कंपोनेंट बिल्कुल ही ऊपर चले गए। ऐसा क्यों है? फिल्टर पेपर में से ड्यू टू कैपिलरी एक्शन का मतलब पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो ठीक है, तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ने से जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा पानी में, ध्यान से सुनना, जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा पानी में वो सबसे ऊपर जाएगा, और जो कंपोनेंट लीस्ट सोल्यूबल होगा वाटर में वो नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर किसने काम किया? यहाँ पर काम किया डिफरेंस इन सोल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ डाई इन वाटर। डिफरेंस इन सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डाई इन वाटर, यानी कि पानी में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट थे इंक के, उनकी सोल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट थी। जो लीस्ट सोल्युबल है वो तो नीचे रह जाएगा आपका, और जो मोस्ट सोल्युबल है पानी के साथ ऊपर जाता जाएगा। या इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, एक टर्म होती है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी सरफेस पर किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का चिपकना। ठीक है ना, तो अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसकी एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि स्टिक होने की, जो फिल्टर पेपर है ना उसके साथ स्टिक होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो वो तो सबसे नीचे रहेगा, और जिसकी स्टिक होने की टेंडेंसी नहीं है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इस कंपोनेंट, इस पूरी टेक्निक को क्या बोलते हैं हम? दिस होल टेक्निक इज नोन एज द क्रोमेटोग्राफी। याद रह जाएगी आपको, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखो, एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करोगे आप? पेंसिल से फिल्टर पेपर मार्क लगाओगे। मार्क पर, जहां पर मार्क लगा आपने, वहां पर इंक की एक क्या डालोगे? एक ड्रॉप डालोगे, और फिर उसको आप पानी में क्या कर दोगे? पानी में उसको ऐसे इस तरीके से डुबो दोगे। ठीक है, जैसे ही पानी में डुबोगे आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वाटर कहाँ क्या करेगा? राइज करेगा फिल्टर पेपर। सो एज द वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर, द वाटर टेक अलोंग विद इट द डाई पार्टिकल। सो डाई के कंपोनेंट को अपने साथ लेकर जाएगा। सिंस द डाई इज ए मिक्सचर ऑफ द टू और मोर कलर्ड कंपोनेंट, डाई में क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा कलर्ड कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और दोनों की सोल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। जो कम सोल्यूबल होगा नीचे पड़ा रहेगा, फिल्टर पेपर नीचे रहेगा, और ज्यादा सोल्यूबल है वो पानी के साथ ऊपर राइज अप करता जाएगा। The component which is more water soluble rises faster upward side, and which is less water soluble remain downward side, वो नीचे की तरफ रहेगा। So in this way color get separated, वो क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा, तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, अभी क्रोमेटोग्राफी है क्या? देखो, क्रोमेटोग्राफी ग्रीक भाषा के क्रोमा वर्ड से बनी है, जिसका मतलब होता है कलर। ठीक है ना, पहले जो डिफरेंट नेचुरल सब्सटेंसेस में से डिफरेंट डिफरेंट जो कलर होते थे उनको सेपरेट आउट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रोमेटोग्राफी। सो इट इज बेस्ड अपॉन द सोल्युबिलिटी एंड द एडजॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट। याद करो, अभी वो लम्हा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, दो तरीके से काम करती है, पहला सोल्युबिलिटी, दूसरा एडजॉर्प्शन। सोल्युबिलिटी में तो कैसे डिफाइन करोगे? जो ज्यादा सोल्युबल है ऊपर चढ़ जाएगा, जो कम सोल्युबल है वो नीचे रह जाएगा। और एडजॉर्प्शन क्या होता था? एडजॉर्प्शन का मतलब था किसी सरफेस पर मॉलिक्यूल का चिपकना, किसी सरफेस पर मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट होना और वहीं रिटेन हो जाना, वहीं बने रहना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। और जितना जल्दी ज्यादा एडजॉर्ब होगा, चिपक जाएगा बिल्कुल एकदम से, ठीक है, तो वो तो नीचे रहेगा, और जो एडजॉर्ब नहीं होगा वो कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चलो ये आपने देख लिया था, फिर से देख सकते हैं इसको। यहाँ पर क्या है? ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर को वाटर बीकर में पानी ले रखा है, इसको होल्ड करने के लिए ऊपर क्या लगा रखा है? पीस ऑफ वुड लगा रखा है, पिन लगा दिया आपने। ठीक है ना, यहाँ पर एक ईक का स्पॉट डाल दिया, उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, वाटर ऊपर जाएगा। जैसे जैसे वाटर ऊपर जाएगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। जो कंपोनेंट सबसे कम सोल्यूबल होगा, नीचे रह जाएगा। ऐसे बोल सकता हूँ, जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा एडजॉर्ब होगा वो कहाँ रह जाएगा? वो यहाँ रह जाएगा। और जो कम एडजॉर्ब होगा या जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो चला जाएगा। ठीक है जी, चलो। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, पूछा जा सकता है। सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट द ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी कि मान लो किसी ने, कोई एथलीट है, ठीक है, तो उसने ड्रग कंज्यूम कर लिया, उसका एक नार्को, आपने सुना होगा टेस्ट होते हैं, डोपिंग टेस्ट बोलते हैं उसको।
यानी कि जैसे ओलंपिक वगैरह होते हैं ना, या और भी कई सारी चीजें होती हैं, जो गेम्स होते हैं, तो उसमें कई एथलीट्स क्या करते हैं, ड्रग्स कंज्यूम कर लेते हैं, ताकि जो उनकी वाइटलिटी है, दैट मीन्स जो उनकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है ज्यादा दौड़ने की या जो भी वर्कआउट करने की है, वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो इस अब सिंस ये एक लीगल चीज तो है नहीं डोपिंग करना, ड्रग लेना, तो उसकी पहले टेस्टिंग होती है, उसको बोलते हैं डोपिंग टेस्ट, डोपिंग टेस्ट, ठीक है। तो उसमें अगर कोई ब्लड में ड्रग्स कंज्यूम कर रखा है, तो उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स। अभी मैंने बताया था क्रोमेटोग्राफी का सबसे पहले यही यूज होता था। ग्रीक के जो लोग थे, ठीक है ना, ग्रीस के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो प्लांट्स से जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स या फ्लावर्स से जो पीटल्स होते थे, उस पे कलर्ड पीटल्स होते थे, तो उससे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते थे, ठीक है। कलर इन डाइज है, यानी कि डाइज में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अभी देखा था, वो सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सिबल लिक्विड। मिक्सिबल लिक्विड क्या पता था, ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या हो जाएं, मिक्स हो जाए कंप्लीटली, सोल्यूबल हो जाए कंप्लीटली। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ कैन बी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड कैसे थे, जो सेपरेट, जो कैसे ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जो क्या नहीं हो रहे थे, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे थे, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं थे, जैसे ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर को, कैरोसिन ऑयल को वाटर में मिला दिया आपने, कैरोसिन ऑयल कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, वाटर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, तो उसको सेपरेटिंग फनल से इजिली हम सेपरेट आउट कर सकते थे। लेकिन आज क्या है, अगर ऐसे दो कंपोनेंट हैं कि आपस में दोनों मिक्स हो जाए, जैसे अल्कोहल इन वाटर, पानी शाम को चलती है ना, पापा देखे होंगे, ठीक है, पानी लिया और उसमें थोड़ी थोड़ी मिक्स कर ली, तो अल्कोहल वाटर में क्या हो जाएगी, कंप्लीटली मिक्सिबल है, तो उनको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। So miscible liquids are those liquids which mix with each other and they are soluble in each other. तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशंस। क्या यूज करते हैं, डिस्टिलेशंस है, दिस इज द नेम ऑफ द टेक्निक। सो वी यूज द मेथड डिस्टिलेशन टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग द टू मिक्सिबल लिक्विड्स दैट बॉइल्स विद द डिकम्पोजिशंस एंड हैव द सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट है। दैट बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन आएगा, थोड़ा सा आप चेंज करना, विद की जगह विदाउट लिखना, दैट बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी कि ऐसे लिक्विड जिनको अगर गर्म करें तो वो डिकम्पोज ना हो, टूटे नहीं किसी दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है, विदाउट आएगा यहाँ पर। प्लीज यहाँ पर आप क्या कर लोगे, अच्छे बच्चे कैसे, जो यहाँ पर क्या कर लेंगे, विद की जगह विदाउट कर लेंगे, ठीक है, कर लेना आप इसको एक बार। So if the two or more miscible liquid in a mixture for which the difference in boiling point is more than 25 Kelvin, we use the simple distillation process। अब यहाँ पर एक दिक्कत रहती है, दो लिक्विड जो हमने मिक्स किए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में, पहले तो आप भूल गए होंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चैप्टर 1 में पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, याद करो, बोलो क्या है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच a liquid starts changing into vapor state at atmospheric pressure। वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड किसमें जाना शुरू हो जाए, वेपर्स में, और वो भी कहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि जो प्रेशर हमारे आसपास लगा हुआ है, ठीक है, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था। तो जो दो लिक्विड मिलाए हैं, हो सकता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा हो, 25 से ज्यादा हो, ठीक है। लेट्स सपोज एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो, आपका लेट्स सपोज एक का हो हमारा 30 केल्विन और दूसरे का हमारा कितना हो 80 केल्विन, तो एक का 30 एक का 80 है, तो दोनों में 25 से ज्यादा डिफरेंस है, तो उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन, दोनों को आप गर्म करोगे, एक पहले उड़ जाएगा, है ना, एक तो 30 केल्विन पे उड़ जाएगा और दूसरा 80 केल्विन पे, तो जो पहले उड़ गया उसको हम ऊपर कंडेंस कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज हो, 25 से कम हो, तब हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करनी पड़ेगी, और वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तो होती है सिंपल डिस्टिलेशन, कब यूज करते हैं, जब दो लिक्विड मिक्सचर्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस किससे ज्यादा हो, 25 केल्विन से, और दूसरी का यूज करते हैं जब 25 केल्विन से बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाएगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, चल भाई चल, चल मेरे भाई चल चल चल, क्या हो गया ये, अच्छा। Let we have the mixture of the acetone and water। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, लड़कियां पहले नेल पॉलिश लगाती हैं फिर इसको रिमूव करती हैं ताकि दूसरी लगाई जा सके।
तो वो क्या होती है, एसीटोन होती है। ठीक है, पहले वाले चैप्टर में भी आया था, अल्कोहल एसीटोन को आप हाथ पे डालो, ठंडा ठंडा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो आप हमारे हाथ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल लेंगी और बड़ा कूल कूल लगेगा। सो लेट्स सपोज हमारे पास एसीटोन है और पानी में मिला दी। पानी का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का तो बहुत कम होता है, यानी कि डिफरेंस जो है 25 केल्विन से ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, डिस्टिलेशन। तो क्या होती है इसमें, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है, अभी फोटो दिखाऊंगा मैं। इसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है, दोनों मिक्सचर को उसमें डाल लेते हैं, स्लोली स्लोली इसको हम हीट करते हैं। ठीक है ना, थर्मामीटर ऊपर लगा लेते हैं। अच्छा, थर्मामीटर क्यों लगा बोलो, थर्मामीटर क्यों लगा बोलो? थर्मामीटर इस वजह से लगा कि हमें ये भी तो नोट करना है ना, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या करेंगे हम, जैसे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जब भी आएगा उसको नोट कर लेंगे, तो वो एसीटोन उस बॉइलिंग उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी, उसको हम ऊपर क्या कर लेंगे, अलग से कंडेंस कर लेंगे। ठीक है, since the acetone has the lower boiling point, so acetone vaporize in the condenser। कंडेंसर क्या होता है, जहां पर एसीटोन की ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगी, एसीटोन की जो वेपर शीट में वो कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड शीट में चली जाएगी, एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट एंड वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये होती है राउंड बॉटम फ्लास्क, या इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। पहले क्या कर लेते हैं, इसमें मिक्सचर को डाल लेते हैं। ठीक है, और एक क्लैंप लगा लिया, यानी कि इसको सेटअप कर लिया। नीचे क्या है, नीचे बर्नर है, आग लगा रखी है, यहाँ क्या है, वायर गेज है, यहाँ पर मिक्सचर है, एसीटोन एंड वाटर है। ठीक है ना, अरे भाई आपको दिख तो रहा होगा ना, तुझे सब दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये क्या है, नीचे भी आपका जो क्या लगा रखा है, बर्नर लगा रखा है, यहाँ पर क्या ले रखा है, मिक्सचर ले रखा है एसीटोन एंड वाटर का। ठीक है, यहाँ पर क्या ऊपर क्या लगा रखा है, थर्मामीटर लगा रखा है टेम्परेचर नोट करने के लिए। ये पूरी क्या है, ये कंडेंसर है। कंडेंसर क्या है, जहाँ पर एसीटोन की वेपर्स आएंगी और कूल कूल हो जाएंगी। ठीक है, कूल होने के बाद कंडेंस हो जाएंगी। अब कंडेंसर कैसे काम करता है, कंडेंसर काम करता है, एक तरफ से कोल्ड वाटर डालते हैं कंडेंसर में, इधर से तो भर भर के कोल्ड वाटर डालेंगे। ठीक है, जैसे एसीटोन कोल्ड वाटर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, क्या क्या होगी, वो कंडेंस हो जाएगी और लिक्विड स्टेट में उसको कलेक्ट कर लेंगे, और दूसरी तरफ से यहाँ से वाटर आउटलेट है, हॉट वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द प्रोसीजर। ठीक है जी, दोबारा देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिक्सचर है, हीट करते हैं तो पहले बॉइलिंग पॉइंट कम है एसीटोन का, वो इवेपोरेट हो जाएगी, इवेपोरेट होके तो यहाँ से पास होती जाएगी, यहाँ से यहाँ पर क्या लगा रखा है, कंडेंसर, ठंडे पानी के कॉन्टेक्ट में आएगी तो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, तो वो तो यहाँ पर आ जाएगी सारी की सारी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, वो तो बहुत देर बाद आएगा, तो वो कहाँ रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। दैट इज द सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन द टू कंपोनेंट इन द मिक्सचर हैव द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन है। जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितने से कम हो, 25 केल्विन से कम हो, तब इसको हम यूज करना पड़ेगा। फर्क क्या है इसमें, फर्क थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, इसमें एक फ्रैक्शनल कोलम, जो आपका फ्रैक्शनेटिंग कोलम होता है, उसका डिफरेंस होता है, वो होता क्या है मैं बताऊंगा। The apparatus is the same is that of the simple, अपने जो बर्तन है, जो भी बिकर्स वगैरह हैं, आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, वो सब सेम है, सिंपल डिस्टिलेशन की तरह, एक्सेप्ट देयर इज एन एक्स्ट्रा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन एंड द कंडेंसर। डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में एक एक्स्ट्रा चीज लगा दी, और वो एक्स्ट्रा चीज क्या है, एक्स्ट्रा चीज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। A simple fractionating column is a tube, कुछ नहीं होता है, एक ट्यूब होती है जिसमें क्या होते हैं, ग्लास बीड्स होती हैं। The beads provide the surface area for the vapor to cool and condense repeatedly। क्या कह रहा है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है हमारा एक। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, देखो ये रहा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, देखो जी, देख ले भाई, तू देख ले एक बार फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देख ले, तू कंफ्यूज या मत। ये रहा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। इसमें क्या होते हैं, ग्लास बीड्स होते हैं, छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या करते हैं, ये ग्लास बीड्स प्रोवाइड सरफेस एरिया। क्या प्रोवाइड करेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, याद करो इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना था, सरफेस फिनोमेना था। अगर ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा तो इवेपोरेशन, जो आपके जो इवेपोरेटिंग पार्टिकल है यहाँ पर आएंगे, उनको अगर कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो कंडेंस होने लग जाएंगे आपके। ठीक है, सो बेसिकली इसको एक बार समझना क्या है, सेम चीज है यहाँ तक, तो यहाँ पर मिक्सचर ले रखा है, एक्स्ट्रा चीज लगी है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, थर्मामीटर वही है, वही आपकी कंडेंसर लगा हुआ है, और वहीं पर यहाँ पर क्या रखा आपने, लिक्विड को कलेक्ट करने का। तो जैसे हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर जो वेपर जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, थोड़ा तो इनमें डिफरेंस होता ही है, तो वहां पर यहाँ पर आ जाती है। तो दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द कंडेंसेशन है, तो धीरे धीरे वो कंडेंस होकर निकाल सकते हैं उसको वहां से। ठीक है, याद रह जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं।
Now what are the applications of the fractional distillation? सबसे पहले it is used for separation of the different gases from the air. very important application है. अभी मैंने इसी लेक्चर के शुरुआत में बताया था, air is a mixture of different gases. Majorly 78% is the nitrogen and 21% is the oxygen and 1% are the other gases. Air is the homogeneous mixture of the various gases. So how we can separate the different component from the air? Answer is we can separate the different component of air by using the fractional distillations. ठीक है. नेक्स्ट हमारा इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट. 8th क्लास पे जाओ, दिमाग पे जोर डालो. 8th क्लास में आपको आया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो पेट्रोल है, ठीक है, कोलटार, हमने उसमें से कोलटार सेपरेट आउट किया था, पेट्रोल किया था, डीजल था, सीएनजी थी. तो ये आप कैसे सेपरेट किए थे? तो वेरियस कंपोनेंट थे हमारे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट थे, ठीक है, वैसलीन आया था. तो ये सब कैसे सेपरेट किए थे? ऑल दीज वर सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. चलो उड़ गया ये तो. How can we obtain pure copper sulfate from an impure sample? एक प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं? ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू कलर का होता है, CuSO4 होता है हमारा इसका फॉर्मूला. तो इसके लिए होता है क्रिस्टलाइजेशन से. सो क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द सॉलिड लाइक द कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्ट. इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है? इम्प्योर सॉल्ट इज डिजोल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. पहले तो इम्प्योर कॉपर सल्फेट को किसमें डोलेंगे, डिजोल्व करेंगे? किसमें डिजोल्व करेंगे? पानी में, थोड़े से पानी में. उसको इवेपोरेट करेंगे, गर्म करके पानी उड़ा देंगे. ठीक है, उससे मुझे मिल जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से. एंड नाउ उसको हम फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लेंगे. ठीक है, ऊपर तो क्या बच जाएगा? रेजिड्यू बचेंगे, ठीक है ना, और नीचे क्या बच जाएगा? हमारा फिल्ट्रेट बच जाएगा. नाउ जो फिल्टर पेपर पे आपके जो सॉल्यूशन है उसको हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब यानी कि रख देंगे रूम टेम्परेचर पर. ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे ठंडा हो जाए. एंड वी विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश. तो चाइना डिश में क्या मिल जाएगा आपको? कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल बन जाएंगे. टू रिमूव द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर वी अप्लाई द सेम टेक्निक. ठीक है, यानी कि समुद्र से नमक अपने आप को सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए हम दो टेक्निक यूज करते हैं. पहला इवेपोरेशन से, ठीक है, और एक क्या होती है हमारी? क्रिस्टलाइजेशन से. तो देखो ये ऐसे कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के ब्यूटीफुल ब्लू कलर के क्रिस्टल बनते हैं. ये भी क्रिस्टल है, तो ऐसे कॉपर सल्फेट का होता है. ठीक है, ऐसे इम्प्योर कॉपर सल्फेट है तो उसको पहले पानी में डिजोल्व करेंगे. First, we will dissolve the impure copper sulfate crystals into water, and then we will do the evaporations. And after evaporation, we filtrate out कर लेंगे and leave the जो भी आपका मिक्सचर है undisturbed from the sometime. Then crystallization takes place. That means crystallization क्या था? Process of formation of crystals of a salt. ठीक है. In short, crystallization क्या है? Crystallization is a technique that separates the pure solid in the form of crystals. साल्ट को, प्योर सॉलिड को क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्योरीफाई करने की टेक्निक है. अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लें प्लीज, कॉपी पेन उठा लो. क्या है क्वेश्चन? व्हाई क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज बेटर देन इवेपोरेशन से. तो उसका आंसर क्या है? रीजन, सम सॉलिड डिकम्पोजेस एंड सम मे गेट चार्ड. कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या फिर चर्ड का मतलब है वो जैसे गर्म करते हैं उसकी चर्निंग हो जाती है, आपके जो चैरिंग हो जाती है, चर्निंग नहीं सॉरी, चैरिंग हो जाती है, यानी कि वो जल जाते हैं ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस. फॉर एग्जांपल शुगर गेट चार्ड. शुगर को आप जैसे ही गर्म करोगे तो वो चार्ड हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी, आप गर्म करके देख सकते हो. सम इम्प्योरिटीज मे गेट रिमेन डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन. इसके अलावा कुछ इम्प्योरिटी सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन के बाद भी रह सकती हैं. क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर के जो पोर का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, कई जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं उनके साइड से, तो वो तो इजीली पास हो जाएंगे उसमें से. तो वी हैव सम वी मे लेफ्ट विद सम इम्प्योरिटीज इन केस इन जो आपका जो भी अपने सॉल्ट ले रखा है. ठीक है. So what are the applications of the crystallizations? First, it is used to purify the salt. For example, we can purify the नमक को प्योरीफाई कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को, जो नमक आपका सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, या फिर कॉपर सल्फेट को प्योरीफाई कर सकते हैं. इट इज यूज्ड टू सेपरेट द क्रिस्टल्स ऑफ अलम्स. फिटकरी, फिटकरी सुनी होगी आपने, देखी होगी. तो फिटकरी जो अलम्स बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसको हम इम्प्योर सैंपल से सेपरेट आउट कर सकते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट? So next is how can we obtain different gases from air. अभी आप 2 मिनट पहले क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से पहले आपको बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. तो 1 नंबर में क्वेश्चन आता तो सिंपल लिखना है कि पूछ ले कि हाउ कैन वी सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर. आंसर इज
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अगर डिटेल में 3 नंबर में आता तो आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर कंटेन अबाउट द 70% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। एयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको देखनी जरूरी है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस गैसेस है। जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। सबसे देखो, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, आर्गन का, और फिर क्या होती है नाइट्रोजन का। यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, ऑक्सीजन का, देन आर्गन का, देन का। तो अगर एक बात बताओ, तो जैसे ही आप जो मिक्सचर है उसको पहले लिक्विफाई कर लोगे, लिक्विफाई करने के बाद जैसे आप उसको गर्म करोगे तो सबसे पहले कौन सी गैस आएगी भाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले निकलने की कोशिश करेगी। सो व्हेन वी कंप्रेस, अच्छा कैसे करते हैं, सबसे पहले जो गैस होती है आपकी लिक्विड स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं। कैसे गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, याद करो वाला वहां जब डिस्कस किया था क्या कहा था, वी कैन लिक्विफाई द डिफरेंट गैसेस या मिक्सचर ऑफ द गैसेस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर ज्यादा लगाओ पिस्टन की हेल्प से, एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, कूल कर दो भाई, कूलिंग एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर वी कैन लिक्विफाई ए गैस। ठीक है, so when we compress and cool the air by increasing the pressure, P4 pressure and decreasing the temperature, the oxygen will be cooled first। सबसे पहले कौन कूल्ड होगी, ऑक्सीजन कूल होगी, ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, सबसे ज्यादा था। while on heating the liquid nitrogen will boil up first। अब देखो हमने कूल कर ली गैसेस, ठीक है ना, मैंने बताया था मिक्सर ले लिया हमारे, तो उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, आर्गन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, फिर उसको हीट किया तो सबसे पहले कौन निकल कर भागेगा, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम है। लिक्विड नाइट्रोजन विल बॉयल अप फर्स्ट बिकॉज इट हैज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। टू गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ऑल अदर कंपोनेंट, ऑल अदर गैसेस मस्ट बी सेपरेटेड। तो अगर आपसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि ऑक्सीजन कब निकलेगी, तो आंसर है ऑक्सीजन सबसे लास्ट में निकलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाली गैस है तो सबसे पहले वो भागेंगे निकल निकल कर, लास्ट में हमारी बच जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है जी, चलो जी, here is the diagram, flow diagram which show the various steps of the process है। सबसे पहले क्या है, एयर होती है, ठीक है, उसको कंप्रेस करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंप्रेस मतलब उसको हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, गैस के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, बिल्कुल जो आपने पता था सॉलिड लिक्विड गैसेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि गैसेस में पार्टिकल दूर दूर पड़े हैं, उनको पता ही नहीं है, गुंडा टाइप है, घूम रहे हैं इधर उधर, कोई उनमें मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे उसको कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। जैसे ही पास आएंगे तो कौन सी स्टेट में चले जाएंगे, लिक्विड स्टेट में, सो लिक्विड एयर बन जाएगी। फिर क्या करते हैं, अलाउ द वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो लिक्विड एयर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस निकलेगा, भागेगी, फिर हाइड्रोजन सॉरी आर्गन भागेगी, और लास्ट में क्या बचेगी, ऑक्सीजन। सो गैस इज सेपरेटेड एट द डिफरेंट हाइट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ऑक्सीजन का कितना है -183, आर्गन का कितना -186, नाइट्रोजन का कितना -196। अब ये मत बोल देना सर ऑक्सीजन का तो -183 है और नाइट्रोजन का -186 है, नाइट्रोजन का ज्यादा नहीं हुआ, अभी नेगेटिव में है ये वैल्यू, तो नेगेटिव ज्यादा तो कम, ठीक है जी। सो परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, अच्छा कितना परसेंट है वो तो बता ही चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है वो आपको। दैट इज द प्रोसेस है। क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, देख ले भाई तू एक बार इधर इधर, सबसे पहले इस कंपोनेंट में एयर को फिल्टर करते हैं ताकि उसमें से डस्ट वगैरह स्मोक वगैरह क्या करते हैं, इधर निकल जाए, तो एयर अंदर जाती है। तो यहाँ पर देखो पिस्टन लगे हुए हैं, ऐसे 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 पिस्टन कंप्रेस करते हैं, इसको कंप्रेस करने से मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, ठीक है, कंप्रेस होगी तो हॉट एयर बन जाएगी। अब हॉट एयर को पास किया जाता है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, यानी कि देखो पाइप दिख रही है ना, ये आपको पाइप दिख रही है कॉइल की फॉर्म में, ये वाली पाइप ऐसे ऐसे कैसे ऐसे करके दिख रही है, इसमें क्या है, कूल वाटर। जैसे ही कूल वाटर के कांटेक्ट में आती है एयर, वो कैसे बन जाएगी, ठंडी बन जाएगी। तो कोल्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर, यहाँ पर क्या है, सेपरेटर। तो सबसे पहले कौन निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, याद करो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते थे, ड्राई आइस है, यानी कि ये ऐसी गैस थी, जैसे इसको कंप्रेस करते डायरेक्टली गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चली जाएगी, और सॉलिड से गैसेस में जा सकते हैं। पर यहाँ पर तो हम गैस ले रखी है, उसको कंप्रेस कर ले हैं, तो क्या हो जाएगी, ये पहले ही सॉलिडिफाइड हो जाएगी, ठीक है, सब्लिमेट हो जाएगी। फिर लिक्विड एयर को पास करते हैं एक्सपेंशन जेट से, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम है, यहाँ पर सबसे पहले कौन निकलेगी, नाइट्रोजन आउट निकल जाएगी, फिर कौन निकलेगी, आर्गन निकलेगी, और लास्ट में क्या बच जाएगी, हमारी ऑक्सीजन बच जाएगी। ठीक है जी, देख लेना इसको एक बार, ठीक है, पॉज करके देख लेना, नोट कर लेना इसको। आगे बढ़े बढ़े, चलो बढ़ते हैं। लास्ट है, हाउ वाटर बी प्योरिफाइड इन वाटर टैंक्स।
तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन द वाटर टैंक डिस्क्रिप्शन है, सिटीज शहर होते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को हम सप्लाई करते हैं, जो वाटर का सोर्स होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है, पहले उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं उसको सेपरेट करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये इधर रिजर्वायर है। अब ये रिजर्वायर क्या होता है सर, ये तो बता दे। रिजर्वायर क्या होता है, पता नहीं है क्या? रिजर्वायर क्या होता है, जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है, ये रिजर्वायर है। पाइप लगा दी, यहाँ से पाइप लेकर लेकर गए उसको, सेडिमेंटेशन टैंक है। प्लीज नोट, ये मैंने 8th क्लास में भी करवाया था, फिर से करवा रहा हूँ, देखो, क्योंकि आप 9th में हो गए हो, बड़े बच्चे हो गए हो, भूल भी गए हो। 8th क्लास की कॉपी की तो आप कुल्फी खा ली होंगी, ठीक है जी। तो सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक क्या है? सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब है पहले वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रखा रहने देते हैं। इससे क्या होता है, हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, जो भारी भरकम पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है ना जी। तो अगर जैसे मिट्टी, डस्ट सब वो कहाँ बैठ जाएंगे, इधर नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आगे पास करते हैं। टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड पार्टिकल, अब मैंने बताया जैसे भारी पार्टिकल वो नीचे बैठ गए, लेकिन कुछ पार्टिकल हल्के होते हैं वो पानी में तैर रहे होते हैं, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल लोडिंग टैंक में डालते हैं, लोडिंग टैंक में क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल उसको निकाल देता है, ठीक है। फिर हम पास करते हैं उसमें से फिल्ट्रेशन टैंक, किसमें से? फिल्ट्रेशन टैंक, किसमें से? फिल्ट्रेशन टैंक से। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं फाइन सैंड, ग्रेवल्स एंड कोर्स ग्रेवल, यानी कि बेसिकली काइंड ऑफ जो आपके स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं और मिट्टी टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, वाटर को थोड़ा सा टाइम देते हैं यहाँ पर, ताकि जितने भी छोटी छोटी इंप्योरिटी हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाएं, यहीं पर यहीं की यहीं क्या हो जाए, वो आपकी सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। इसके बाद सिंस वाटर में से ऐसी कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको पास करते हैं क्लोरिनेशन टैंक। क्लोरिनेशन टैंक, ये वाला टैंक का जो मोटा सा दिख रहा है, ये क्या है? क्लोरिनेशन टैंक है। क्लोरीन क्या, जैसे ही क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं पानी को, वो सारे के सारे बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई वी पास वाटर थ्रू क्लोरिनेशन टैंक, व्हाई वी पास वाटर थ्रू क्लोरिनेशन टैंक? आंसर इज टू किल द बैक्टीरिया इफ एनी प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। तो क्लोरिनेशन क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट होता है। तो फिर घरों में पानी, और फिर आप डब्बे भर भर के नहाते हो। जैसे बता रहा हूँ, डब्बे भर भर के नहीं, 1-2 डब्बे से अपना काम चला करो, ठीक है। ओके बाय।